और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। अजरबैजान और आर्मीनिया में दोबारा गोलीबारी शुरू हो गई है। अजरबैजान ने आर्मीनिया पर गोलीबारी का इल्जाम लगाया है। अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर गांजा पर गोलीबारी हुई है। अजरबैजान ने अपने 7 शहरियों की हलाकत का भी दावा किया है। सबसे अहम बात यह कि फायरबंदी के ऐलान के एक दिन बाद ये पेशरफ्त हुई है। फायरबंदी से इत्तेफाक की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर दोनों मुल्क इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, अजरबैजान और आर्मीनिया एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। दोनों ममालिक में गोलीबारी शुरू हो चुकी है। अजरबैजान ने आर्मीनिया पर गोलीबारी का इल्जाम लगाया है। अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर गांजा पर गोलीबारी हुई है और अजरबैजान ने अपने 7 शहरियों की इसमें हलाकत का दावा किया है। सबसे अहम कि फायरबंदी के ऐलान के एक दिन बाद ये पेशरफ्त हुई है और दोनों ही ममालिक एक दूसरे पर फायरबंदी से इत्तेफाक की खिलाफवर्जी का इल्जाम भी लगा रहे हैं। हाथरस इज्तिमाई इस्मत-रेज़ी और कत्ल मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने यूपी हुकूमत की दरख्वास्त पर यह मामला दर्ज किया है। वहीं इस सिलसिले में एक टीम भी तश्कील दी गई है। वाज़ेह है कि इससे पहले मुतासरा के भाई ने हाथरस के चंदपा थाने में केस दर्ज कराया था। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया था कि 14 सितंबर 2020 को मुलजिमीन ने उसकी बहन के साथ ज्यादती की और गला घोट कर मारने की कोशिश की। वाज़ेह है कि हाथरस केस को 27 दिन हो चुके हैं। पहले हाथरस पुलिस, फिर SIT और अब सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। और हाथरस मुलजिमीन के वकील से न्यूज़ 18 नुमाइंदे सुशील पांडे ने खास बातचीत की। हाथरस के मामले में फिलहाल सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। आरोपी के तौर पर बतौर संदीप का नाम सिर्फ सीबीआई ने शामिल किया है। गैंगरेप की धाराएं जोड़ी गई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह साहब हैं, उन आरोपियों की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं केस। क्या इस पूरे केस का प्रारूप होगा, क्या फिलहाल इनकी तरफ से तैयारियां हैं? सर, सीबीआई ने फिलहाल केस रजिस्टर कर लिया है आज ही। बतौर आरोपी संदीप का नाम रखा है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? इस केस को कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। सीबीआई जो देश की टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इस केस को जांचेगी, क्योंकि जिसमें राजनीतिक और इस तरह की बातें होने लगें, जिस केस का राजनीतिकरण हो जाए या मीडिया ट्रायल हो जाए, उसमें मैं समझता हूँ सीबीआई से अच्छी जांच एजेंसी नहीं कोई। वो जांच एजेंसी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। टेक ओवर किया उन्होंने, आगे प्रोसीडिंग होगी। अब इधर के सारे डॉक्यूमेंट SIT और लोकल पुलिस उनको हैंडओवर कर देगी और हैंडओवर करने के बाद वो आगे की प्रोसीडिंग जो भी जैसी है, जिस तरह से भी है, उसको करेंगे। सर, एक महिला का नाम शामिल हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि उसका कोई नक्सली कनेक्शन है। हालांकि ये प्रूव नहीं हो पाया। काफ़ी दिन से उनके परिवार में थी, पीड़िता के घर में थी, मीडिया से उसने बातचीत की। तो क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले में एक बड़ा कोई साजिश है इसके पीछे? इस केस को लेके बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी, जातिगत साजिश थी। एक जाति को, दलित समाज को दलित कह के सवर्ण समाज के बीच खाई जो पैदा की जा रही थी, उस खाई को पैदा करके उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक और जातिवाद हिंसा, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी हिंसा फैलाने की थी। सिंह साहब, इस मामले में हाईकोर्ट में कल हियरिंग भी है। चूंकि अब आप आरोपियों की तरफ से ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट हो गए हैं, चूंकि अभी आप पार्टी नहीं हैं, लेकिन क्या अब इस सुनवाई में आपकी नजर रहेगी? क्या आप भी हाईकोर्ट जा सकते हैं? नहीं, अभी हम बात करेंगे इस पर, उनसे सलाह करेंगे। जैसी होगी, जो भी प्रोसीडिंग होगी, हम हाईकोर्ट हो, प्रोसीडिंग सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो। देखिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने सोमोटो लिया, बहुत अच्छी बात। SIT जांच हुई, वो अच्छी बात। सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, वो सबसे अच्छी बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको सुन रहा है, वो भी अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर अपने रिटायर्ड जजेस की निगरानी में करना चाहते हैं तो वो भी करें। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। निर्दोष फंसने नहीं चाहिए। जो जैसे 3 नाम बढ़ा दिए गए संदीप का, फिर संदीप का 3 नाम और बढ़ा दिए गए, जातिगत बात बढ़ा दी गई, लेकिन लोगों ने फिर भी बहुत नियंत्रण किया। स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने और सबने बहुत अच्छी तरह उसे हैंडल किया, तब बचा नहीं। आज उत्तर प्रदेश और भारत के कितने जनपद, कितने जिले पूरी तरह से इस आग की चपेट में आ चुके होते।
साफ तौर से देखिए, इस पूरे मामले में अभी फिलहाल मामले में सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है, जांच आगे चल रही है, एसआईटी भी इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने जिस तरह इस पूरी हिंसा का दूसरा रूप लेने की कोशिश की थी, उसको प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार के जांच एजेंसियों ने तोड़ा। फिलहाल आरोपी इस पूरे मामले में अभी जेल में है, लेकिन इस पूरी घटना का सच क्या है यह अभी सबके सामने नहीं है। पीड़िता ने इस मामले में पहले दूसरा बयान दिया, उसके बाद उनके परिवार वालों ने अपना बयान बदला। अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मामला अदालत में है, कल हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। चूंकि एपी सिंह साहब अब इस पूरे आरोपी परिवार के ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट है, उन्होंने भी कहा है कि वो अपनी भी दलीलें रखेंगे, चूंकि अभी वो पार्टी नहीं है, अभी उनका पक्ष रखना इस मामले में बनता भी नहीं है। लेकिन सवाल इस मामले में यही है कि आखिर इस पूरी हाथरस घटना के पीछे की साजिश का असली सच क्या है, ये सबके सामने आना चाहिए। फिलहाल कुछ लोग तो बेनकाब हुए हैं, अब आगे भी देखना होगा, जब जांच आगे बढ़ेगी तो और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। अपने इस खिताब में उन्होंने स्वामित्व योजना के फवायद बताए और कहा कि स्कीम के तहत देही इलाकों के लोग अपनी जायदाद को इस्तेमाल कर सकेंगे, वो अपनी मिल्कियत को माली असासे के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। 4 साल में इस स्कीम के तहत 6.22 इलाकों का अहाता किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने इशारों में अपोजिशन को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज़राई कानून के खिलाफ सियासी मकासद की गर्ज से अपोजिशन बौखला गई है और अपोजिशन को किसानों से कोई उनसियत नहीं है। इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, उनसे भी दिक्कत हो रही है। वो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना, उसकी परेशानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिचौलियों, घुसखोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो इन्होंने एक अपना बड़ा ही एक प्रकार से मायाजाल बना के रखी थी। देश के लोगों ने इनकी मायाजाल को, इनके इन सभी मंसूबों को ढहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है। करोड़ों भारतीयों की भुजाएं जहां एक तरफ भारत के नवनिर्माण में जुटी हैं, वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही है। देश के वो लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है। इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आंख बंद करके बस विरोध करो, गाली गलौज करो, गंदी भाषा का प्रयोग करो, यही कर रहे हैं। इन्हें न गरीब की चिंता है, न गांव की चिंता है, न देश की चिंता है। उनको हर अच्छे काम के प्रति परेशानी हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके की खराब कारकर्दगी के बाद सोशल मीडिया पर धोनी की बेटी के हवाले से काबिल एतराज तबसरे किए गए। अब इस मामले में रांची पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। रांची में धोनी की हिमायत में लोगों ने अपने सख्त गुस्से का भी इजहार किया और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था, उन मुलजिमीन की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। बस जो धमकी दिया उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और हम लोग को बेटियों को इंसाफ देने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हुआ है। धोनी एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो बहुत अच्छे प्लेयर है। उनकी बेटी मतलब जितने भी देश है सबको अपनी बेटी समान मानना चाहिए। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए और उसमें तो कार्रवाई होना चाहिए। धोनी की बेटी की बात नहीं है, वो महेंद्र सिंह धोनी की बेटी नहीं है। हमारी बेटी, आपकी बेटी, पूरे देश की बेटी है। और अगर किसी भी बेटियों के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बात होती है तो लोगों की ये घटिया मानसिकता दिखाती है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग रहने लायक नहीं है। और हम क्रिकेटर्स, पूरे झारखंड के क्रिकेटर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसके बीच में है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।
और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के 74,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई। पिछले 24 घंटों में 918 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इस तरह मुल्क में अब तक 1,07,416 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 70 लाख से ज्यादा है। इनमें एक्टिव मामले 8,83,185 हैं, जबकि अब तक 59,88,823 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 11,64,018 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 8,57,98,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में कोविड-19 के 1,717 ताज़ा मुस्बत मामले देखे गए। 9 अमवात हुई। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,10,346 हो गई है। कोरोना से तेलंगाना में अब तक 1,222 अमवात हो चुकी हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार में बताया गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्क की सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। रियासत में इस मर्ज से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,85,128 हो गई है। 45,57 नमूनों की जांच की गई है। खबर हैदराबाद से, जहां गुज़िश्ता 5 महीनों से हलचल मचाने वाले तेंदुए को कल रात बिलाखिर पकड़ लिया गया। इस तेंदुए ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों के साथ आंख मिचोली का खेल खूब खेला था। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी तैयार रखा था, जिसमें ये तेंदुआ आखिरकार फंस ही गया। ये तेंदुआ वाटरलैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के करीब देखा गया, जहां वो 1 माह पहले नजर आया था। शनिचर के रोज महकमा जंगलात के ओहदेदारों की टीम ने वाटरलैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसके अतराफ के इलाकों के करीब पिंजरे रखे। महकमा जंगलात के ओहदेदार जब वहां पहुंचे और इसको देखा, फिर इसको नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल किया गया। तिब्बी जांच और कुछ दिन रखने के बाद इसको जंगल में छोड़ने का फैसला किया जाएगा। ये तेंदुआ सबसे पहले जारिया साल 14 मई को राजेंद्र नगर में नजर आया। एक शख्स पर इसने हमला भी किया था, जिसके बाद से इस इलाके के अवाम में बेचैनी, खौफ हिरास देखा जा रहा था। तेंदुआ राजेंद्र नगर, ग्रेहाउंड्स ट्रेनिंग सेंटर, मुइनाबाद और अतराफ के इलाकों में नजर आता रहा। बिलाखिर ओहदेदारों की कोशिश समरावर साबित हुई और इस जंगली जानवर को पकड़ लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेंगलुरु के तशद्दुद ज़दा इलाके डीजे हल्ली में अब अपना दफ्तर कायम किया है। बेंगलुरु के लिए MIM पार्टी के इंचार्ज KK शरफुद्दीन ने इस दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MIM के नुमाइंदों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ इस्तेहसाल किया है, और इसकी मिसाल बेंगलुरु में भी हाल ही में पेश आए तशद्दुद के वाक़े में देखने को मिली। KK शरफुद्दीन ने कहा कि 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुए तशद्दुद की MIM पार्टी मुखालिफत करती है, मजम्मत करती है, लेकिन इस तशद्दुद की आड़ में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। डीजे हल्ली और KJ हल्ली इलाकों में कई खानदान परेशान हैं। अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां आखिर इस पूरे मामले पर खामोश क्यों हैं? ये सब फजूल बातें हैं, ये सब डराने वाली बातें हैं। देखिए, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मजलिस को जब तक आगे नहीं लेके जाएंगे, ये दोगले पार्टी जो है ये हमारा इस्तेमाल करते रहेगी। दोगलापन जो है ये दिखाते रहेगी, 70 साल से दिखाते आई है, और अब तक हम इनके गुलाम बनकर जीते रहने का, जीने का जो है आदत बन गई है। इस आदत को छोड़ना है और मजलिस के साथ जुड़ना है, मजलिस को आगे लेके जाना है, और हमारा हक जो है वो हम हक लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर जमात है। ये सारे मसलक के ऊपर जो है, सारे कम्युनिटी के ऊपर काम करने वाली जमात है। ये मुसलमानों की जमात नहीं है, ये हिंदू, सिख, ईसाई सबकी जमात है। ये सबके लिए काम करेगी। और ये जो ढोखलापन जो कर रही है, हम सेकुलर हैं बोल के जो ढोखलापन करके जो है हमारे नौजवानों को, जो मासूम नौजवानों को जो गिरफ्तारी में गए हैं,
इन सारे चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। अब तक इतना बड़ा मामला हुआ है, कोई आगे बढ़कर इसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। ये क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? इसके जिम्मेदार कौन हैं? जब ये वोट मांगने आते हैं तो सारे कुर्बानियां देकर अपना जान माल वक्त सारा कुछ लगा देते हैं अपने हमारे जो कौम है। ये कब तक धोखा देते रहेंगे? यहाँ पे हमारा कौम का एक रहबर बोल के कोई नहीं है। सबसे पहले अगर रहबर बोल के कोई होता तो इतना सब नहीं होता था। 1.5-2 आवर कंप्लेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर अगर हमारे हाथ से गया बोले तो 6:45 बजे कंप्लेंट का अर्जी हुई थी, तो 10 बजे को 3 आवर कौन भी रहबर ही नहीं था ये संभालने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारी रहबरी में कमी है, इसके लिए ऐसा हुआ। Not only the minorities but backward caste. I know these are the two community which are rightly hit very badly by the present government, whether it is central or the state or any government which is in the power. Even for the matter of fact, even the present corporators who are ruling here, even they have done nothing for the minorities and for the backward caste. They're just dividing them, and they're doing their politics. मुंबई में एक नकली पुलिस वाले को पकड़ा गया। श्याम सुंदर नामी एक शख्स ने गुजरात के एक ताजिर को चर्च गेट में वाक़ एक 5 स्टार होटल से अगवा किया। उसे गुजरात की सूरत में उसी की रिहाइशगाह ले जाकर लाखों की दौलत वसूल कर ली, जमकर पीटा। दरअसल मुतासिर ताजिर के ज़ाती कारोबारी तनाज़े को सुलझाने की गर्ज से IPS ऑफिसर बनकर श्याम सुंदर उसके पास गया था। मुलजिम श्याम की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुलजिम से पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि मध्य प्रदेश में भी उसने फर्जी पुलिस बनकर लोगों को ठगा है। हमारा जो ये केस में का कंप्लेनेंट है वो सूरत में रहने वाला है। रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट का उसका बिजनेस है। उसी सिलसिले में उसने 4-5 लोगों से रॉ मटेरियल्स लिया था, लेकिन कुछ कारण वो एक्सपोर्ट नहीं हो सका। उसकी वजह से उनमें थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। ये जब कंप्लेनेंट वो डिस्प्यूट की वजह से बम्बई आ गया था और इधर से वो कंटेनर भेजने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए वो एम्बेसडर होटल में उतरा था। ये जब पता चला तो उन्होंने ये फर्जी IPS से कांटेक्ट किया। फिर ये फर्जी IPS ऑफिसर, उसका नाम है SS शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, वो इधर आ गया और उसने फिरियादी को धमका के उसको अरेस्ट करता है ऐसा बहाना करके उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके साथ में और 2-3 लोग थे, उनके साथ में वो सूरत गए और सूरत जाने के बाद उसे पैसा, मोबाइल फ़ोन और महंगी घड़ी उसे लेके उसको उसके बाद में छोड़ा है। ये केस दर्ज होने के बाद फर्जी IPS को हमने सबसे पहले बड़ौदा, सूरत, वापी ऐसा ढूंढते लास्टली वो हुबली कर्नाटक में ट्रैवल करते हुए मिल गया है। अब उसको बम्बई में आने के बाद उसकी पुख्ता शिनाख्त होने के बाद उसको हमने ये केस में अरेस्ट किया है और कोर्ट के आदेश से अभी वो हमारे पुलिस कस्टडी में है। प्यारे नबी की हदीसों को बयान करने वाली किताब बुखारी शरीफ का दरस अब आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी सुन सकते हैं। जी हाँ, मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में अल हिकमा के नाम से बुखारी दर्स ऐप और सॉफ्टवेयर का इजरा अमल में आया। दारुल उलूम सबिल रशाद में मुनक़्क़दा तक़रीब में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी ने इस ऐप का इजरा किया। इस मोबाइल ऐप में रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत दोयम मरहूम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली के बुखारी शरीफ के मुकम्मल दर्स को उन्हीं की ज़बानी में पेश किया गया है। 1998 में इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम ने मदरसे की क्लासरूम में मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली के दर्स बुखारी शरीफ की मुकम्मल रिकॉर्डिंग का काम अंजाम दिया था और 22 साल के वक्फे के बाद अब ये नायाब ऑडियो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई। उलमाए कराम का कहना है कि न सिर्फ दीनी मदारिस के तलबा बल्कि आम लोग भी इस ऐप के ज़रिए बुखारी शरीफ को बासानी समझ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करना इंतहाई लाजिम है, लेकिन अमल उसी वक्त होगा जबकि इसको समझें और इसको अच्छे तरीक़े से मालूम करें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस से क्या मंशा है और आप क्या फरमाना चाहते हैं, तो उसी वक्त अमल हो सकता है। तो इसका यही फ़ायदा, असल फ़ायदा यही है कि इससे पूरी उम्मत बनेगी, इंसान बनेगा, पूरी दुनिया इससे
अमन व अमान से मामूर होगी। मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो यहाँ के ज़माने तक शेखुल हदीस रहे और अमीर शरीयत रहे सूबे कर्नाटक के, उनका जो दरस बुखारी था उसका एक निराला अंदाज़ था और एक अनोखा अंदाज़ था। बुखारी शरीफ के दुरूस को हज़रत की आवाज़ में जो आपने दर्स फरमाया था, उसको जो है ऐप के ज़रिए पूरी दुनिया में फ़ायदा उठाने के काबिल बनाकर लॉन्च किया गया है। तरफ जो तलबा दरसगाहों में, दीनी दरसगाहों में तालीम पा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ जो उलमा फ़ारिग हुए हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और वो तलबा जो ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग या दूसरे कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, अब उनको ये हदीस का दर्स सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए इसमें बहुत अच्छी तरतीब इन्होंने दी है, जो तरतीब इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो रखा है रहमतुल्लाहि अलैहि ने, तो उसी तरतीब को बाकी रखते हुए ताकि समझने में भी सुनने में भी आसानी हो। बुखारी दर्स आप डालेंगे तो आपको गूगल प्ले में मुफ्ती साहब के फ़ोटो के साथ में आइकॉन में जो है मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर लें। बताइए, ये किताबें हैं, जिस तरह से बुखारी शरीफ में इसको तरतीब से रखा गया है उसी तरतीब से इसमें रखे हैं। तो एक किताब में आप जाएंगे तो आप उसमें जितने बाब हैं वो बाब आपको नज़र आएंगे। जैसा किताब है, बाब है और हदीस का नंबर है। अगर किसी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इंक्वायरी हो, तो वो नंबर डालकर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो उसमें जो है यहाँ पर एक टीम उलमा की है जो उसके बारे में जो है वापस जवाब दे सकते हैं। रांची की मारूफ समाजी कारकुन तस्नीम रुबा ख़वातीन के दरमियान माहवारी बेदारी के ताल्लुक़ से मुसलसल मुहिम चला रही हैं। तस्नीम रुबा शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में नौजवान लड़कियों और ख़वातीन को यकजा कर उन्हें पैड के साथ साथ मास्क भी तकसीम कर रही हैं। इस मौके पर वो मुहलिक अमराज से बचाव के तई बेदारी भी पैदा कर रही हैं। ख़वातीन ने तस्नीम रुबा की इस पहल पर खुशी का इजहार किया, साथ ही तस्नीम के कारनामे की भी सताइश की। पर मैंने बच्चियों को और हमारी बहनों को जागरूक किया है कि इस वक्त पीरियड के वक्त में कैसे किस तरह से रहना चाहिए हमें और कितना अलर्ट रहना चाहिए हमें। सफाई का और हमारे जो खान पान होते हैं उनका हमेशा लड़कियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट ये वक्त खास रहता है जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और पीरियड के वक्त में जैसे 2 घंटे पर अपने पैड को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिन भर एक ही पैड से रहें। ये सब आगे चल के हमें बहुत सारे नुकसानात को देखना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी बेटियों को जितना सुरक्षित रहेंगे, आने वाला समाज और पूरा देश हमारा सुरक्षित रहेगा। गाजियाबाद के मोदी नगर स्टेशन इलाके में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। एक बेटे ने अपनी ही वालदा को मारपीट करके घर से निकाल दिया। बुजुर्ग खातून की मां ने तो उनकी बहू आए दिन उनके साथ बदसलूकी करती थी। हद तो तब हो गई जब बेटे और बहू दोनों ने इस बुजुर्ग खातून का हाथ तोड़ दिया, घर से धक्के मारकर इनको निकाल दिया। बुजुर्ग खातून जाती तो कहाँ जाती, उन्होंने पुलिस से ही अब इंसाफ की मांग की है। यह छोरा मेरा बड़ा है, इसकी शादी नहीं हो रही, घर बार में आना और देख लो मुझे जब उनका पेट काट है और इसके नाम प्लॉट करवा दिया जी, ये तो धक्के देंगे मुझे। आज दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी की 54वीं सालगिरह है। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने फैसला किया है कि इस साल वो अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे और इसके पीछे वजह है दिलीप कुमार के 2 छोटे भाइयों का इंतकाल होना। दरअसल कोरोना की वजह से इस साल दिलीप कुमार के 2 छोटे भाइयों एहसान खान और असलम खान इस दुनिया से रुखसत हो गए और यही वजह है कि दिलीप कुमार और सायरा बानो ने फैसला किया कि इस साल वो अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे। और इस बात की जानकारी खुद सायरा बानो ने दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से दी।